हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस। सो बैंकिंग अवेयरनेस ये जो होने वाला है ये सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर मंथ का होने वाला है। अब मैं इन 3 मंथ का इसलिए आप लोगों को पढ़ाने वाली क्योंकि इसके प्रीवियस मंथ का मैंने ऑलरेडी बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीटली कवर अप करवाया। अगस्त तक के सेशंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, आप वो जाके देख सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। बैंकिंग अवेयरनेस के ऑलरेडी अगस्त तक के फ्रॉम द मंथ जनवरी टिल अगस्त सारा बैंकिंग अवेयरनेस मैंने आप लोगों को सेपरेट सेशंस में पढ़ाया हुआ है। सो वो जाके आप गो थ्रू कर सकते हो वो सारे सेशंस। एंड आफ्टर अगस्त आता है सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, आप लोगों की IBPS PO की एग्जामिनेशन है। सो उसके लिए आपको ये प्रीवियस मंथ का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये सेशंस को आपके कहने पे मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी, तो ये सेशन में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि होंगे रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस। ओके, सो कंप्लीटली बैंकिंग अवेयरनेस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो ये जो सेशन होगा गाइज ये 2 पार्ट्स में आपको देखने मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोग सितंबर मंथ कवर करेंगे एंड सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों के साथ अक्टूबर एंड नवंबर मंथ कवर अप करवाऊंगी। सो आज होगा सितंबर मंथ रिलेटेड सारा बैंकिंग अवेयरनेस। सो आपको ये सेशन स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना होगा, जिससे आप लोगों का बैंकिंग अवेयरनेस अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, जो कि रहेगा सितंबर मंथ का। आपका एक रिवीजन भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। ओके, सो अच्छी तरीके से सेशन को स्टार्ट टू एंड देखिए। एंड एक और चीज़ आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ, बैंकिंग का स्टैटिक जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बैंकिंग के स्टैटिक के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेशंस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड किए, हर एक सेशन में आप लोगों को ऑलवेज मैं कहती हूँ कि बैंकिंग का स्टैटिक के सेशन जो है आपके एग्जाम के थ्रू आप जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें सारी टर्मिनोलॉजीज आपकी क्लियर होती है एंड आगे आपका मेंस क्लियर होता है, तो आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो आपको वो सेशन आगे भी देखना है तो क्यों ना पहले ही प्रिपेयर कर लो, ताकि उसमें से कुछ भी स्टैटिक पूछा जाए तो आप इजीली आंसर कर पाओ। ओके, सो वो भी सेशंस को फॉलो करना है। अब हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस तो एक ही रही है, करंट अफेयर भी प्रिपेयर करना जरूरी है। करंट अफेयर के सेशंस ऑलरेडी मैंने नवंबर मंथ तक 15 नवंबर तक प्रोवाइड किए हुए, वो सारे सेशन को गो थ्रू कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हो 3rd वीक का नवंबर, तो वो जल्दी मैं अपलोड करवा दूंगी। पहले हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस के दोनों पार्ट कंप्लीट करेंगे। एक मैं आप लोगों के लिए स्टैटिक बैंकिंग का 3.0 भी लेकर आने वाली हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको स्टैटिक बैंकिंग के ऊपर 2 वीडियोस प्रोवाइड किए, एक 2.0 भी लाया था काफी रिक्वेस्ट के ऊपर। 3.0 जल्द ही आने वाला है, जिसमें जो भी हमने स्टैटिक बैंकिंग डिस्कस नहीं किया, जो सारी चीजें हमारी स्किप हुई है, वो सारी बची हुई चीजों को मैं 3.0 में लेकर आने वाली हूँ। सो वो जल्दी आएगा बिफोर IBPS PO एग्जामिनेशन, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अभी हम लोग हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की इंपॉर्टेंट न्यूज को। सो देखते हैं वेरी फर्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस न्यूज। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़। HDFC ERGO टू बिल्ड ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म ऑन गूगल क्लाउड। सो HDFC ERGO क्या कर रहा है, अपना ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म जो है गूगल क्लाउड के ऊपर जो है वो बिल्डअप कर रहा है। ओके, सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज फॉर द सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ऑफरिंग टेलर डिजिटल एक्सपीरियंस टू कस्टमर, रिस्पॉन्डिंग टू रेगुलेटरी चेंजेस फास्टर, आइडेंटिफाइंग इंश्योरेंस रिस्क यूजिंग डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग। सो इस इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म का ऑब्जेक्टिव ये है कि इसके थ्रू इंश्योरेंस प्रोडक्ट को जो है इस प्लेटफॉर्म पे सेल किया जाएगा। देन उसके बाद डिजिटल एक्सपीरियंस जो है इसके थ्रू कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। देन जो रेगुलेटरी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, फास्टर, उसके बारे में उनको रिस्पॉन्ड किया जाएगा उस प्लेटफॉर्म के थ्रू। एंड लास्ट जो इंश्योरेंस रिस्क है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा बाय यूजिंग डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग। ओके, सो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। HDFC ERGO क्या कर रहा है, गूगल क्लाउड के ऊपर अपना प्लेटफॉर्म जो है वो बिल्डअप कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, अब इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि HDFC ERGO ऐसा प्लान कर रहा है कि वो कंप्लीटली माइग्रेट करेगा टू द क्लाउड बाय द ईयर 2024। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग को थोड़ा स्टैटिक देख लेते हैं। HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस के जो CEO है रितेश कुमार, हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड फाउंड किया गया था 2002 में। ओके, बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़। एक्सिस बैंक टाई अप विद पे नियर बाय एम टू बूस्ट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। सो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, एक्सिस बैंक ने पे नियर बाय के साथ टाई अप किया है, जिसके साथ वो क्या करने वाला है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को क्या करने वाला है, बूस्टअप करने वाला है। सो यहाँ पे आपको अभी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इन नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे अभी आपको एक चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि एक्सिस बैंक ने किसके साथ टाइप किया है,
प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को बूस्टअप करने के लिए पे नियर बाय के साथ। सो एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ यहाँ पे है अमिताभ चौधरी, हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड फाउंड किया गया था 3 दिसंबर 1993 में। ठीक है, सो ये हम लोगों ने स्टैटिक देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। सो प्रायोरिटी सेक्टर रेफर टू दोज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी विच मे नॉट गेट टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज an important role given by the RBI to the banks for providing specified portion of the bank lending to few specific sectors. So priority sector क्या होता है? ऐसा सेक्टर इकोनॉमी का जहाँ पे टाइमली एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्रेडिट जो है प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, सो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि आरबीआई ने बैंकों को ऐसा कहा है कि वो लोग जो स्पेसिफिक सेक्टर है, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर है उसको जो है क्रेडिट दे सके। सो उनने उस स्पेसिफिक सेक्टर में कौन से सेक्टर्स को अडॉप्ट किया है ये पता होना इंपॉर्टेंट है। सो एज पर द आरबीआई सर्कुलर रिलीज इन 2016 देयर आर 8 ब्रॉड कैटेगरी ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। सो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की उन्होंने 8 ब्रॉड कैटेगरीज बनाई है। ठीक है, वो कैटेगरी है नंबर 1 एग्रीकल्चर, सेकंड है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई, थर्ड है एक्सपोर्ट क्रेडिट, फोर्थ है एजुकेशन, फिफ्थ है हाउसिंग, सिक्स्थ वन है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवंथ है रिन्यूएबल एनर्जी एंड एट्थ में आता है अदर्स। तो अदर में क्या आता है हम लोग देख लेते हैं। अदर्स में आता है पर्सनल लोन टू वीकर सेक्शन, लोन टू डिस्ट्रेस पर्सन एंड लोन टू स्टेट स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन फॉर SC and ST। सो ये लोग अदर्स में आते हैं। ओके, सो इन 8 सेक्टर्स को आरबीआई ने ऐसा कहा है कि इन 8 सेक्टर्स को बैंकों के थ्रू जो है जब भी क्रेडिट की ज़रूरत पड़ेगी, जब भी वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्रेडिट अगर चाहते हैं तो उनको क्रेडिट जो है वो देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आरबीआई ने कहा है। ओके, सो यही होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एंड दिस इज एसेंशियली मीन फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी एज अपोज टू फोकसिंग ओनली ऑन फाइनेंशियल सेक्टर। सो ये इसीलिए किया गया है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को इसीलिए लाया गया है जिसके थ्रू हमारा जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट है वो ऑल राउंडर तरीके से हो, ना कि सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर से ही हमें जो है डेवलपमेंट हो। क्योंकि आप लोगों को ये बात पता होगा कि फाइनेंशियल सेक्टर को इजीली क्रेडिट दिया जाता है, वहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं आती है, बट जब इन सारे सेक्टर्स की बात आती है तो क्रेडिट देने में बैंक जो है वो कतराती है। इसलिए आरबीआई ने ऐसा रूल पास किया है कि इन सारे सेक्टर्स को जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो इन सारे सेक्टर्स को जो है वो क्रेडिट दिया जाए। ओके, आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ओके, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़। सो नेक्स्ट हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़ है HDFC Bank has unveiled its state-of-art bank on Wheel van in गुजरात। सो गुजरात में HDFC बैंक ने बैंक ऑन व्हील को जो है अनवेल किया है, मतलब कि जो सर्विसेज होने वाली है बैंकिंग सर्विसेज थ्रू वैन के थ्रू वो प्रोवाइड की जाने वाली है। सो वो कहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी? जहाँ पे बैंक्स नहीं है, जो अनबैंक विलेजेस है वहाँ पर इसकी सर्विस जो है बैंकिंग की वो प्रोवाइड की जाने वाली है। ओके, एंड ये जो बैंक ऑन व्हील वैन है ये कहाँ पर रन करने वाली है? ये रिमोट विलेजेस में रन करेगी, लोकेटेड 10 to 25 किलोमीटर फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच। तो उस ब्रांच के जो 10 to 25 किलोमीटर से दूर जो रिमोट विलेजेस है वहाँ पर ये रन करेगी और वहाँ पे ये बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेगी। ओके, सो ध्यान में रखना है बैंक ऑन व्हील कौन सी बैंक ने लाया है? HDFC बैंक ने लाया है। और कहाँ पर लाया है? गुजरात में। अब HDFC बैंक का जो CEO है वो है शशिधर जगदीशन, हेडक्वार्टर है मुंबई में, फाउंड हुआ था अगस्त 1994 में। ओके, बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ हमारा। SBI कार्ड लॉन्चेस कैशबैक SBI कार्ड इन इंडिया। सिंपल सा है, SBI कार्ड ने लॉन्च किया है कैशबैक SBI कार्ड को इंडिया में। SBI कार्ड के हेडक्वार्टर की बात की जा रही है तो गुरुग्राम हरियाणा में है। MD and CEO है रामा मोहन राव अमारा एंड फाउंड किया गया था अक्टूबर 1998 में। यहाँ पे हमने SBI कार्ड की बात की है तो अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंडसइंड बैंक अनाउंस अ पार्टनरशिप विद ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक टू सपोर्ट एंड प्रमोट सप्लाई चेन फाइनेंस सॉल्यूशन इन इंडिया। सो इंडसइंड बैंक ने क्या किया है? पार्टनरशिप किया है ADB के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, जिसके तहत वो क्या करने वाला है? सप्लाई चेन फाइनेंस को सपोर्ट करेगा एंड प्रमोट करेगा। ओके, सो यहाँ पे इंडसइंड बैंक की अगर बात की जाए तो चेयरमैन अरुण तिवारी, CEO है सुमंत कटपालिया और ADB का हेडक्वार्टर आपको ध्यान में रखना होगा जो कि मैंडलियोंग फिलीपींस में है। अब यहाँ पे बात की गई है कि इन दो जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडसइंड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन दोनों ने क्या किया है? पार्टनरशिप किया है एंड पार्टनरशिप कर उन्होंने क्या अनाउंस किया कि वो सप्लाई चेन फाइनेंस को प्रमोट करेगी। तो व्हाट इज सप्लाई चेन फाइनेंस ये पता होना आपको इंपॉर्टेंट है। एक और बात वो बताती हूँ आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक और चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि उन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लगाया है, कितना जो है उन्होंने डिसाइड किया, दैट इज 560 करोड़
ये अमाउंट भी आपको ध्यान में रखनी होगी। तो इनिशियली ये लोग 560 करोड़ के साथ इसको जो है साइन करने वाला है। ओके, सो व्हाट इज सप्लाई चेन फाइनेंस? सप्लाई चेन फाइनेंस refers to a situation where buyer will approve a supplier invoice for finance from the third party intermediary, usually a bank or outside financer, meaning that the supplier gets paid more quickly than they would otherwise। देखिए, अब सप्लाई चेन फाइनेंस क्या होता है? एक सप्लायर होता है और एक बायर होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब भी गुड्स को बेचते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जो पैसा है वो इमीडिएटली नहीं मिलता है, कभी कभार बहुत लेट मिलता है। ठीक है, सो सप्लाई चेन फाइनेंस क्या होता है? इसके थ्रू सप्लायर को जो पैसा होता है बहुत क्विकली मिल जाता है। तो वो किस तरह मिलता है ये मैं आपको बताऊंगी। सप्लायर क्या करता है? बायर को गुड्स देता है, अपना डिलीवर करता है, बट उसके साथ वो एक इनवॉइस भी डिलीवर करता है कि मुझे मेरा पैसा इतने इतने दिन में वापस चाहिए। ठीक है, सो बायर क्या करता है? यहाँ पे एक इंटरमीडियरी रखता है। एक तो वो बैंक हो सकता है या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। उसके थ्रू वो क्या करता है? उस सप्लायर को इमीडिएट पैसा दे देता है। उसके थ्रू पैसा इमीडिएट सप्लायर को चले जाता है, और जो बैंक ने सप्लायर को पैसा दिया तो बैंक को रिटर्न करता है बायर जब भी उसका ड्यू डेट होता है अकॉर्डिंगली। सो इससे किसको फायदा होता है? सप्लायर को फायदा होता है। वो क्विकली अपना पैसा जो है उसको मिल जाता है, तो अपना बिजनेस इजीली आगे रन कर सकता है। इसलिए इंडिया में सप्लाई चेन फाइनेंसिंग जो करना है, ये आने का जो है प्रमोट करने के लिए एडीबी ने और इंडसइंड बैंक ने जो है ये पार्टनरशिप साइन किया है। ओके, सो आई होप आप सभी को समझा होगा कि व्हाट इज सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हमारा नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज। आरबीआई imposes fine on 3 entities for failing to comply। सो 3 एंटिटीज के ऊपर आरबीआई ने फाइन जो है वो लगाया है। सबसे पहले एंटिटी है इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया, जिसके ऊपर 36 लाख का जो है उन्होंने फाइन लगाया है। देन बोरी बैंक पे 59.10 लाख का लगाया है। ठीक है, एंड इंडिया बुल कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड जो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, उसके ऊपर 12.35 लाख का जो है फाइन जो है वो लगाया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 जो मैंने बैंक से जिसके मैंने नाम लिए वो आपको ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट है इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया जिस पे 36 लाख रुपीस लगाया है। ठीक है, केवाईसी गाइडलाइन जो कुछ उनने फेल किया है, जो जिसके ऊपर उनने कुछ गलत किया है उसकी वजह से उनके ऊपर लगाया है। देन बोरी बैंक के ऊपर 59.10 लाख रुपीस का जो है फाइन लगाया है। एंड इंडिया बुल कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड पे 12.35 लाख का फाइन लगाया है, अगेन फॉर द केवाईसी गाइडलाइन के फेलियर के वजह से। ओके, सो आपको अमाउंट के साथ किसके ऊपर कितना लगा है ये ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट न्यूज के ऊपर चलते हैं। HDFC बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक इन द इंडिया टू इशू एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इन पार्टनरशिप विद NESL नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। देखिए गाइस, जहां पे भी आप लोगों को फुल फॉर्म नजर आता है वो अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे EBG यहाँ पे आया इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, NESL आया नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, तो वो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। ओके, सो यहाँ पे HDFC बैंक जो है वो पहला बैंक बन चुका है कंट्री का जो इशू कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को। ठीक है, और वो किसके साथ पार्टनरशिप करके इसे ला रहा है? NESL के साथ पार्टनरशिप किया उसके लिए उसने, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ। ओके, द पेपर बेस्ड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हैज बीन एलिमिनेटेड विद द न्यू इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी दैट कैन बी प्रोसेस, स्टैम्प, वेरीफाइड एंड डिलीवर्ड इंस्टेंटली विद एनहांस्ड सिक्योरिटी। सो इसके थ्रू क्या होने वाला है? जो पेपर बेस है, ठीक है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उसको एलिमिनेट किया जा रहा है एंड उसको शिफ्ट किया जा रहा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, जिसके थ्रू क्या होगा? जो प्रोसेस होगी, जो भी वेरिफिकेशन होगा, जो भी चीज़ें होगी वो इंस्टेंटली होगी। ठीक है, और उसके साथ जो सिक्योरिटी है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। ओके, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज एंड द बैंक विल माइग्रेट टू EBG टू बेनिफिट ऑल इट्स कस्टमर। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने चेंज लाया है, वो माइग्रेट करेंगे जल्दी EBG पे, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, जिसके थ्रू सारे कस्टमर्स को बेनिफिट जो है वो होगा। ओके, यहाँ पे अगेन HDFC बैंक का स्टार्टिंग की बात की जाए, ऑलरेडी हमने प्रीवियस पढ़ा है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। जिस तरह एक बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़ आता है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी के साथ उसका स्टैटिक भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन में जो हमने जो बैंकिंग अवेयरनेस का जैसे न्यूज़ पढ़ा उसके बारे में क्वेश्चन में पूरा पूछ लिया जाता है और फिर उसका स्टैटिक पूछा जाता है, जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। तो मैं आपको यही बताऊंगी, आप जब भी करंट अफेयर प्रिपेयर करते हो तो आपको उस टाइम पे, उसी वक्त पे, उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक होता है वो प्रिपेयर करना है। अगर आप ये हैबिट डालोगे तो स्टैटिक रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में वो डेफिनेटली आप मार्क कर पाओगे। तो आप लोगों को इसी तरीके से प्रिपरेशन करना है आपकी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो। जब भी कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन आती है, कोई बैंक आती है, तो उससे रिलेटेड MD CEO, उसका हेडक्वार्टर, वो कब फाउंड हुआ है, या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप हो रहा है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, उसका हेडक्वार्टर क्या है,
तो उसी तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आप एक कंप्लीट अच्छी तरीके से एक करंट अफेयर को प्रिपेयर करते हो, ये जाना जाता है। ओके, सो ये नोट आपको ध्यान में रखनी होगी। बढ़ते आगे और देखते हमारा नेक्स्ट न्यूज़। HDFC लाइफ हैज इंट्रोड्यूस क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो HDFC लाइफ ने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है एक सुपर इंश्योरेंस टर्म प्लान को जिसका नाम है क्लिक टू प्रोटेक्ट। सो क्लिक टू प्रोटेक्ट इज नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल प्योर रिस्क प्रीमियम सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान which allow customization based on the protection needs and only charges you for the benefits and plan option you select। मतलब कि ये कैसा उनने प्लान लाया है कि जिस तरह आप उसे कस्टमाइज करोगे, जिस प्रोटेक्शन की आपको नीड है अकॉर्डिंगली आप उसे कस्टमाइज करो और उतने का ही आप पैसा भरो। ऐसा नहीं है कि हम जैसे हम प्लान लेते हैं तो हम ओवरऑल प्लान ले लेते हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि हम उसका यूज भी नहीं कर पाते। तो HDFC लाइफ ने क्लिक टू प्रोटेक्ट ये जो बनाया है ये इस तरीके का प्लान होगा जिसे हम कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रोटेक्शन नीड्स एंड उसके हिसाब से ही हमें पैसा जो है वो पे करना होगा। ओके, सो ये किसने लाया है और उसका नाम क्या है ये ध्यान में रखना होगा। क्लिक टू प्रोटेक्ट HDFC लाइफ ने लाया है। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा Axis Bank and Square Yard launches Open Doors co-branded home buyer ecosystem। So Axis Bank ने and Square Yard जो है इन दोनों ने लॉन्च किया है Open Doors को। So what is Open Doors, ये सारी चीज़ें पता चलेगी आपको। तो ये एक Open Door प्लेटफॉर्म को जो है Axis Bank and Square Yard ये एक रियल एस्टेट मेड है जिसने इन दोनों ने मिलकर जो है एक डिजिटल फर्स्ट सोल्यूशन जो है Open Doors इसे जो है लॉन्च किया है। ओके, सो ये क्या है, ये एक ओपन डोर प्लेटफॉर्म जो है विल एंश्योर दैट कंप्लीट जर्नी फ्रॉम सर्चिंग टू बाइंग वंस ड्रीम होम बिकम इफिशिएंट एंड डिलाइटफुल एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर्स। सो अगेन हमारा इंडिया जो है कंप्लीटली डिजिटल हो रहा है। सो सारी चीज़ों में क्या हो रहा है, सब चीज़ें जो प्लेटफॉर्म्स जो आ रहे हैं अभी वो कंप्लीटली ऑनलाइन हो रहे हैं। मतलब कि हमें कुछ चीज़ के लिए 1-to-1 इंटरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ओपन डोर प्लेटफॉर्म भी कुछ उसी तरह है। अगर हमें हमारा कोई ड्रीम होम लेना है तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम हमारा कंप्लीट उसको पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है वो थ्रू वन डोर इस प्लेटफॉर्म से होगा। मतलब कि हम सब कुछ हमें जो खरीदना है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो भी हम देखना चाहते हैं या फिर हम परचेज करना चाहते हैं, जो भी हमारा जर्नी है वो थ्रू कंप्लीटली डिजिटली होगा। सो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है ओपन डोर्स जो कि लाया है एक्सिस बैंक ने एंड स्क्वायर यार्ड ने। सो आपको अच्छी तरीके से ये ध्यान में रखना होगा। ये वेरी फर्स्ट डिजिटल सॉल्यूशन जो है जो कि लाया गया है जिससे कस्टमर का जो है जर्नी वो बहुत सिंप्लीफाई हो सके इसीलिए इसे लॉन्च किया है। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है IPPB हैज साइन अ MOU विद कू टू बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी इन द कंट्री। सो IPPB क्या है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इसने किसके साथ MOU साइन किया है, कू के साथ, जिससे वो लोग क्या कर रहे हैं, किसे प्रमोट कर रहे हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन जो है, फाइनेंशियल लिटरेसी जो है हमारे कंट्री की उसको बूस्ट अप कर रहे हैं। सो IPPB एंड कू विल वर्क टुगेदर टू प्रमोट द फाइनेंशियल एजुकेशन इन Tier 2, Tier 3 एंड रिमोट एंड हिंटरलैंड्स। सो IPPB और कू ने क्या किया है, दोनों मिलकर ये क्या करने वाले, फाइनेंशियल एजुकेशन जो है, जो Tier 2 सिटीज़ होती है, Tier 3 सिटीज़ होती है, रिमोट एरियाज़ होता है, हिंटरलैंड्स जो होते हैं, ठीक है, एरिया बिहाइंड द कोस्ट जो पीछे का एरिया माना जाता है, ठीक है। सो उन सारे एरियाज़ के लिए जो है फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाया जाए उसके लिए ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सो कू एक क्या है, इट इज़ अ मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म दैट अलाउ यूजर टू कम्युनिकेट इन 10 लैंग्वेजेस, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, असमीज, बंगाली एंड इंग्लिश। सो एक मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म है जो यूजर को अलाउ करता है कम्युनिकेट करने में इन 10 लैंग्वेजेस। तो वो 10 लैंग्वेजेस कौन सी है वो ध्यान में रखना है, किन दोनों ने MOU साइन किया है वो ध्यान में रखना है, किस लिए किया है, टू प्रमोट फाइनेंशियल एजुकेशन ये ध्यान में रखना है, और कौन से जगह पर उसका फायदा होने वाला है, Tier 2, Tier 3, रिमोट एंड हिंटरलैंड्स पे। ओके, ये जो हिंटरलैंड्स किसे कहा जाता है, रीजन रिमोट फ्रॉम द अर्बन एरियाज, ठीक है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी जहाँ पे उससे जो बिहाइंड एरिया जो होता है दैट इज हिंटरलैंड। ओके, अब यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो फाउंड हुआ था वो September 1, 2018 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। MD and CEO है जय वेंकट रामू एंड टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। सो ये था अबाउट स्टैटिक। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट्सएप एंड IDFC फर्स्ट बैंक एनेबल फास्टैग रिचार्ज। तो व्हाट्सएप ने एंड IDFC फर्स्ट बैंक ने क्या किया है, फास्टैग रिचार्ज को जो है
इनेबल किया है, ठीक है। ड्यू टू दिस कोलैबोरेशन यूजर ऑफ IDFC फर्स्ट विल एबल टू रिचार्ज देयर फास्टैग डायरेक्टली फ्रॉम द IDFC फर्स्ट WhatsApp chatbot. IDFC First Bank for the customer launch its integration with the payment on WhatsApp would enable quick and secure फास्टैग रिचार्जिंग। सो इसका फायदा क्या होने वाला है कि IDFC फर्स्ट बैंक ने ये लाया है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो WhatsApp चैटबोट जो लाया है वो किसने लाया है, IDFC फर्स्ट ने लाया है, जिसके थ्रू क्या होने वाला है, जिसके थ्रू अगर फास्टैग का रिचार्जिंग करना है तो वो इजीली क्विकली हो जाएगा और सिक्योरली हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि IDFC फर्स्ट बैंक के जो यूजर्स है वो अब फास्टैग का रिचार्ज इमीडिएटली कर सकते हैं थ्रू IDFC फर्स्ट WhatsApp चैटबोट। ओके, सो बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज़। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अनाउंसेस डिजिटलाइजेशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड। सो यूनियन बैंक ने क्या अनाउंस किया है, किसान क्रेडिट कार्ड का डिजिटलाइजेशन जो है वो अनाउंस किया है। सो अब ये क्या देख लेते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस फर्स्ट इंडस्ट्रीज फर्स्ट एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट विद द फार्मर फोकस्ड। सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ये वेरी फर्स्ट ऐसा हो रहा है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है उसको कंप्लीटली एंड टू एंड डिजिटलाइज कर दिया गया है। किसके ऊपर फोकस करते हुए, फार्मर के ऊपर फोकस करते हुए उन्होंने ये जो है ये लाया है, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड ये जो है ये डिजिटलाइज पहला जो किसने लाया है तो वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। सो यहाँ पर ये जो है ये किसके द्वारा है, RBIH द्वारा है, रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब द्वारा, इसलिए उसके चीफ प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं राकेश राजन। एंड MD CEO अगर मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की करूँ तो मनी मेकलाई जो है वो है उसके MD एंड CEO। इसी के साथ यूनियन बैंक कब फाउंड हुआ, उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, RBI कैंसिल द लाइसेंस ऑफ महाराष्ट्र बेस्ड लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। सो RBI बैंक ने जो है महाराष्ट्र बेस्ड लक्ष्मी विलास बैंक, लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक जो है, जो कि सोलापुर बेस्ड एक ब्रांच बैंक है, उसका लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिया है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। आपको ये पूछा जा सकता है कि ये महाराष्ट्र बेस्ड जो बैंक है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ये कहाँ की थी, तो ये सोलापुर महाराष्ट्र की थी, ये आपको ध्यान में रखना होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लेह अचीव 100% डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन। सो लेह डिस्ट्रिक्ट जो है वो कंप्लीटली डिजिटलाइजेशन, उसमें मतलब जो भी बैंकिंग ऑपरेशन जो होने वाला है, जो भी बैंक की जो भी चीज़ें होने वाली है वो सारी डिजिटलाइज होने वाली है, ठीक है। उनमें बहुत ही कम समय में लेह डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ है कि 100% जो डिजिटलाइजेशन हो गया है सारे बैंकिंग ऑपरेशंस का। सो आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, दैट इज लेह डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट है यूको एंड येस बैंक टाई अप विद रशियन बैंक फॉर पेमेंट्स। सो यूको एंड येस बैंक जो है इन्होंने टाई अप किया है रशियन बैंक के साथ फॉर द पेमेंट। सो यूको बैंक ने पार्टनरशिप किया है गैसप्रॉम के साथ, और उसी के साथ जो येस बैंक है उसने जो एग्रीमेंट साइन किया है, मतलब कि जो उसने जो पार्टनरशिप किया है वो रशिया पिट्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक के साथ किया है, ठीक है। सो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि यूको ने किसके साथ किया है, येस बैंक ने किसके साथ किया है। तो यूको बैंक हैज पार्टनर विद गैसप्रॉम बैंक, व्हाइल येस बैंक हैज आल्सो फॉर्म एन अरेंजमेंट विद रशिया पिट्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक। सो आपको ये दोनों बैंकों का जो जिस रशियन बैंक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है वो आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ओके, थ्रू दिस एग्रीमेंट बोथ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन विल ब्रिंग इंडिया एंड रशिया क्लोजर एज अ पोटेंशियल ट्रेडिंग पार्टनर्स। सो इस एग्रीमेंट के साथ क्या होने वाला है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडिया और रशिया के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है उसका जो रिलेशन है वो और ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सो यूको बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। MD सो है अतुल कुमार गोयल। येस बैंक की बात की जाए तो CEO है प्रशांत कुमार, और 6 मार्च 2020 को ये फाउंड हुआ था, ये बने थे, मतलब 6 मार्च 2020 को प्रशांत कुमार जो है CEO बने थे। ओके, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और येस बैंक जब फाउंड हुआ वो ईयर था 2004। ओके, सो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो उन्होंने रशियन बैंक के साथ टाई अप किया, इसके पीछे का यही था कि इन दोनों जो कंट्रीज़ के रिलेशन जो है, ट्रेडिंग रिलेशन जो है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, सो यूको बैंक ने किसके साथ किया एंड येस बैंक ने किसके साथ किया, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा गाइस, ये पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया has inaugurated the ethical hacking lab at the cyber security center of excellence in Hyderabad. So Union Bank of India ने क्या किया, यहाँ पे एक ethical hacking lab को inaugurate किया है, कहाँ पर, हैदराबाद में, साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। ओके, सो यहाँ पे CCOE का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद में जो है इथिकल हैकिंग लैब को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो है इनॉग्रेट किया है। ओके, द लैब विद द साइबर डिफेंस मैकेनिज्म विल प्रोटेक्ट द बैंक इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजिटल एसेट्स, चैनल्स अगेंस्ट पोटेंशियल साइबर थ्रेट। सो इस जो लैब को इनॉग्रेट करने का पीछे का यही था कि जिसके थ्रू बैंक की जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो डिजिटल एसेट्स है,
उसको जो है साइबर थ्रेट से बचाया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। ओके, अब यूनियन बैंक फाउंड हुआ था 11 नवंबर 1919 को, हेडक्वार्टर है मुंबई में, COA मनी मेखलाई। ओके, पढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। मास्टरकार्ड टू लॉन्च कार्बन कैलकुलेटर फॉर द इंडियन कंज्यूमर्स। सो मास्टरकार्ड ने क्या किया है, कार्बन कैलकुलेटर को लॉन्च किया है, किसके लिए, इंडियन कंज्यूमर्स के लिए। दिस फीचर विल ऑफर द कंज्यूमर एंड एस्टिमेट कार्बन फुटप्रिंट्स फॉर ईच ऑफ देयर परचेज। मास्टरकार्ड कार्बन कैलकुलेटर इज डेवलप्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ स्वीडिश फिनटेक इकोनॉमी। सो ये भी ध्यान में रखना होगा, ये किस तरह डेवलप किया, किसके साथ कोलैब करके किया, स्वीडिश फिनटेक इकोनॉमी के साथ कोलैब करके इस कार्बन कैलकुलेटर को जो है मास्टरकार्ड ने लॉन्च किया है। और ये क्या ऑफर करेगा, ये कंज्यूमर को कार्बन फुटप्रिंट्स जो है वो लगाए जाएंगे उनके हर एक परचेज के ऊपर। ओके, सो ये किसने लॉन्च किया है, अच्छी तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा, जो कि है मास्टरकार्ड। ये किसने लॉन्च किया है, मास्टरकार्ड ने। क्या लॉन्च किया है, कार्बन कैलकुलेटर को। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, यूको बैंक बिकम फर्स्ट लेंडर टू गेट RBI अप्रूवल फॉर रुपी ट्रेड। सो यूको बैंक जो है वो एक पहला लेंडर बन चुका है जिसको RBI से अप्रूवल मिला है फॉर द रुपी ट्रेडिंग। ओके, सो यूको बैंक हैज रिसीव्ड द अप्रूवल ऑफ द RBI टू ओपन अ स्पेशल वॉस्टो अकाउंट विद द गैज़प्रोम बैंक ऑफ रशिया फॉर ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपी। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ये चीज़। सो ये यूको बैंक है जिसे पहला अप्रूवल मिल चुका है RBI से कि वो गैज़प्रोम बैंक ऑफ रशिया जो है इसके साथ जो है ट्रेड सेटलमेंट जो है इन इंडियन रुपीस कर सके, तो उसके लिए स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट जो है वो ओपन किया जाएगा विद द गैज़प्रोम बैंक ऑफ रशिया। ओके, व्हाट इज वॉस्ट्रो एंड नॉस्ट्रो अकाउंट, ये ऑलरेडी मैंने बैंकिंग अवेयरनेस के सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आप लोगों को मैं एक बार बता दूंगी कि व्हाट इज वॉस्ट्रो एंड नॉस्ट्रो, लेकिन अगर आपने बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन नहीं देखा होगा तो वो जरूर जाके देखिएगा, वो मैं आपको रिकमेंड करूंगी। जो 2 बैंकिंग स्टैटिक सेशंस मैंने बनाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, एक बैंकिंग अवेयरनेस, एक बैंकिंग स्टैटिक 2.0 और जल्द ही 3.0 आएगा जिसमें मैं और भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक बैंकिंग को डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, और स्टे ट्यून अगर आप तभी रह पाओगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल बटन को प्रेस करोगे, क्योंकि जल्दी आप लोगों की IBPS PO की एग्जामिनेशन है, तो मैं एक और बैंकिंग स्टैटिक का सेशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, तो जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर इन तीनों मंथ के बैंकिंग अवेयरनेस, मतलब कि करंट बैंकिंग अवेयरनेस को डिस्कस करते हैं। बिकॉज क्योंकि मैंने अगस्त तक का आप लोगों को करंट अफेयर ऑलरेडी प्रिपेयर करवाया है। सो हमारा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का बचा हुआ है जो कि हम अभी कंटिन्यू कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट उसके बाद का जो सेशन रहने वाला है आपका वो स्टैटिक बैंकिंग का ही होने वाला है, और 3.0 जल्दी रिलीज होगा जिसमें और भी इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस नहीं किया रिलेटेड टू बैंकिंग स्टैटिक, वो और भी रिमेनिंग टॉपिक इंपॉर्टेंट जितने भी बचे हुए वो सारे उसमें डिस्कस होने वाला है। ओके, सो बढ़ते आगे। और अभी मैंने आपको जैसे कहा कि व्हाट इज वॉस्ट्रो अकाउंट जो ओपन किया जाने वाला है, it is an account opened by the domestic bank in his own country for maintaining the currency of the country। ठीक है, सो एक ऐसा अकाउंट होता है जो डोमेस्टिक बैंक ओपन करती है अपने कंट्री के अंदर करेंसी को मेंटेन करने के लिए। ओके, सो जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि बैंक ऑफ अमेरिका हैज़ एन अकाउंट इन इंडियन बैंक इन इंडियन रुपीस। सो बैंक ऑफ अमेरिका ने क्या किया, इंडियन बैंक में अकाउंट ओपन किया, किस लिए, इंडियन रुपीस के लिए। नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, इससे अपोजिट होता है, अकाउंट ओपन बाय द इंडियन बैंक इन फॉरेन कंट्री, मतलब इंडियन बैंक क्या करेगी, फॉरेन कंट्री में वो बैंक को ओपन करेंगी फॉर मेंटेनिंग द करेंसी ऑफ दैट कंट्री। उस कंट्री का करेंसी मेंटेन करने के लिए अगर वो उस कंट्री में अपना अकाउंट ओपन करती है, ठीक है, दैट इज नॉस्ट्रो अकाउंट। जैसे कि इंडियन बैंक हैज एन अकाउंट इन बैंक ऑफ अमेरिका इन डॉलर्स। ओके, सो यही बात ध्यान में रखना है। नॉस्ट्रो जो होता है, इंडियन बैंक क्या करता है, फॉरेन कंट्री में अकाउंट ओपन करता है फॉर मेंटेनिंग दैट करेंसी, एंड डोमेस्टिक बैंक अपने ही कंट्री में उस बैंक का अकाउंट ओपन करती है ताकि वो जो कंट्री का करेंसी है वो मेंटेन कर पाए अपने सिटी में रहकर ही। ओके, तो दैट इज वॉस्ट्रो। और भी डिटेल में जाना है, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है, वो सेशन आप देखते हो तो आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, सो बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट वन। RBI गवर्नर लॉन्चेस 3 की डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव एट ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022। RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास, इन्होंने 3 की डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव को जो है लॉन्च किया है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 में। ओके, सो अब ये जो 3 डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव है ये कौन से है ये देख लीजिए। सबसे पहला है रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन UPI लाइट, भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट्स। तो ये
तीन डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव जो है, जो कि लॉन्च किए गए हैं आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास उनके द्वारा। सो ये तीनों इनिशिएटिव को ध्यान में रखना है। आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, 4th वन कुछ अलग दे देंगे या फिर इनमें से कोई एक दे देंगे, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा और ये तीनों इसलिए इनिशिएटिव को ध्यान में रखना होगा। पहला है रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई, यूपीआई लाइट एंड भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट्स। तो ये तीन डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव ग्लोबल फिनटेक फेज 2020 में लॉन्च किए गए थ्रू आरबीआई गवर्नर। ओके, ग्लोबल फिनटेक फेज जो है वो 2022 का मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। ओके, सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्चेस खुशियों का त्यौहार। सो खुशियों का त्यौहार जो है वो किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया ये पूछा जा सकता है, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। यही आपको ध्यान में रखना होगा। द बैंक विल ऑफर टू अट्रैक्ट इंटरेस्ट रेट्स ऑन होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशन लोन, मेनी मोर ड्यूरिंग द खुशियों का त्यौहार कैंपेन। सो खुशियों का त्यौहार कैंपेन जो था उसके थ्रू बैंक ने बहुत सारे ऑफर्स प्रोवाइड किए, वो होम लोन हो, वो कार लोन हो, एजुकेशन लोन हो, मेनी मोर जो है उनने ऑफर्स प्रोवाइड किए। सो ये पूछा जा सकता है कि खुशियों का त्यौहार कैंपेन के थ्रू, खुशियों का त्यौहार के थ्रू ये जो कैंपेन है ये किसने लॉन्च किया, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़ है हमारा, जापान से एमईएफजी बैंक इंजेक्टेड 3000 करोड़ इन इंडिया बिज। ठीक है, सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जापान की जो एमईएफजी बैंक है हैज बूस्टेड द कैपिटल ऑफ इट्स ब्रांचेस विद इन इंडिया बाय 3000 करोड़ एज द बैंक लुक्स टू एक्सपांड इट्स इंडियन बिजनेस। सो एमईएफजी बैंक ने क्या किया है, अपना कैपिटल जो है इंडियन बिजनेस में उनकी ब्रांचेस जो है और भी इंडिया में लाकर 3000 करोड़ रुपीस जो उन्होंने इसके लिए लगाया है, जिसके थ्रू वो ये चाहती है कि वो इंडियन बिजनेस जो है उनका और एक्सपांड कर सके। तो उनने उसके लिए क्या किया, 3000 करोड़ रुपीस जो है जो कि इंजेक्ट किया है। ओके, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस 3000 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद जो टोटल कैपिटल एमईएफजी का इंडिया में हो गया है दैट इज 5207 करोड़। तो आपको ये ध्यान में रखना है कितना इन्वेस्ट किया एंड आफ्टर इन्वेस्टमेंट अब इंडिया में कितना जो कैपिटल है वो एमईएफजी का है, दैट इज 5207 एंड इन्वेस्टेड अमाउंट है 3000 करोड़ रुपीस। ओके, अब यहाँ पे हम लोग हेडक्वार्टर देख लेते हैं जापान एमईएफजी बैंक का, जो कि टोक्यो जापान में है, शिरोया सिटी में। सीईओ जो है वो है हंजवा जुनिची एंड फाउंड किया गया था ये 1 जनवरी 2006 में। ओके, सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया has raised the benchmark prime lending rate by 70 basis points और 0.7% to 13.45%। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट जो है BPLR इसको 70 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है। इसको हम 0.7% भी बोल सकते हैं, जिससे वो हो चुका है आफ्टर इंक्रीज 13.45%। ओके, सो प्रीवियसली कितना था ये भी आपको पूछा जा सकता है, 12.75। ठीक है, सो पहले 12.75 था, 0.7 से बढ़ा है तो 13.45 हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, BPLR का फुल फॉर्म बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सबसे पहले आरबीआई द्वारा 2003 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और ये क्या, इसका यूज क्या था, इट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द कमर्शियल बैंक टू इट्स कस्टमर। सो कमर्शियल बैंक क्या करती थी, कस्टमर्स को जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती थी थ्रू BPLR करती थी। ठीक है, बट बीच में कुछ जो ट्रांसपेरेंसी थी उसकी, कुछ लेंडर्स को जो वो अमाउंट दे रहे थे उसके ऊपर जो इश्यूज आ रहे थे, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो इस वजह से आरबीआई ने क्या किया, 2010 में न्यू सिस्टम लॉन्च किया, दैट इज बेस रेट सिस्टम। इसलिए अभी जो है बेस रेट के ऊपर जो है कस्टमर्स को जो है कमर्शियल बैंक जो है इंटरेस्ट चार्ज करती है। ओके, सो वो कंप्लीटली रिप्लेस किया गया बेस रेट सिस्टम, मतलब BPLR को जो है रिप्लेस किया गया बेस रेट के साथ। ओके, सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि SBI बैंक ने अपना जो बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट जो है वो 70 बेसिस पॉइंट से जो है इंक्रीज कर दिया है, 0.7% है, दैट इज 13.45 हो गया है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, 2003, बट इसने कब रिप्लेस किया बेस रेट सिस्टम को, वो 2010 में किया। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, सो ये चेंज इसलिए हुआ क्योंकि प्रॉपर चीजें जो है वो वर्क नहीं कर रही थी एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन आरबीआई ने फिर से न्यू सिस्टम लिया, दैट इज बेस रेट सिस्टम। ओके, तो वो 2010 में इंट्रोड्यूस किया, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। सो एसबीआई के यहाँ पे चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खरा, फाउंड हुआ था 1 जुलाई 1955 को, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़ है, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च iSelect गारंटी फ्यूचर। सो iSelect इज एन इंडिविजुअल नॉन इंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग एंड प्रोटेक्शन लाइफ इंश्योरेंस प्लान ओवर द कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म। द प्रोजेक्ट टारगेट न्यू एज कस्टमर हु आर मोस्ट
एक्टिव ऑन द इंटरनेट एंड प्रेफर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सो कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है आई सिलेक्ट गारंटी फ्यूचर को, ठीक है। ये भी एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, ठीक है, जो कि टारगेट कर रहा है न्यू एज कस्टमर्स को, जो कि मोस्ट एक्टिव है इंटरनेट के ऊपर, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रेफर करते हैं। तो उन सारे कस्टमर्स को ये क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है और उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो आई सिलेक्ट गारंटी फ्यूचर जो लॉन्च किया गया है वो कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस द्वारा किया गया है। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट बैंकिंग न्यूज की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज है हमारा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज रेज ₹17 करोड़ फ्रॉम बॉन्ड्स टू फंड बिजनेस ग्रोथ। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने क्या किया है, 710 करोड़ रुपीस जो है बॉन्ड्स के थ्रू रेज किया है, जिसके थ्रू वो क्या करेगा, बिजनेस ग्रोथ को फंड करेगा और बिजनेस ग्रोथ को ही बढ़ाने के लिए उसने 710 करोड़ रुपीस अपने बॉन्ड से जो है रेज किए हैं। किसने किए है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किए। सो द फंड रेज वाया बेसल 3 कंप्लायंट एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स ऑफ 710 करोड़ इंक्लूडिंग ग्रीन टू ऑप्शन ऑफ ₹16 करोड़ एट अ कूपन रेट ऑफ 8.74%। सो यहाँ पे कुछ फिगर्स आई है, कुछ नंबर्स की बात की जा रही है, तो वो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। सो ये जो फंड रेज हुआ है वाया बेसल 3 कंप्लायंट हुआ है 710 करोड़ रुपीस का, जिसमें ग्रीन टू ऑप्शन जो है वो 610 करोड़ है, ठीक है। सो कूपन रेट इस पे जो कूपन रेट जो अप्लाई हुआ है दैट इज 8.74%। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ज़रूर समझनी आई होगी कि बेसल क्या होता है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, बट जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस जो स्टैटिक का सेशन 3.2 आने वाला है उसमें मैं बेसल नॉर्म्स के बारे में सब कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 एंड बेसल नॉर्म्स क्या है, कब लॉन्च हुआ, किस लिए होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि सेशन ऑलरेडी बन रहा है एंड उसमें मैंने ये इंक्लूड करवाया है। सो आपको डेफिनेटली वो सारी चीज़ें पता चलेगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। ओके, सो अभी हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कितना अमाउंट रेज किया, 710 करोड़ रुपीस रेज किया है, ये अमाउंट आपको ध्यान में रखना है। और ये जो फंड रेज हुआ है किसके थ्रू हुआ है, वाया बेसल 3 कंप्लायंट, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, फिर उसके बाद कितना अमाउंट ग्रीन टू ऑप्शन के थ्रू है, 610 करोड़ एंड कूपन रेट क्या अप्लाई हुआ है दैट इज 8.74%। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ ध्यान में रखनी होगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो MD है दैट इज श्री S मुनोत, हेडक्वार्टर जो है वो पुणे में है, फाउंड हुआ 16 सितंबर 1935 को। ओके, सो ये था हमारे बैंकिंग अवेयरनेस की कुछ इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने डिस्कस किए। अब कुछ क्विकली हम लोग बची हुई कुछ न्यूज़ जो है बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड वो हम लोग क्विकली डिस्कस करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारी अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। इसमें कुछ MOUs है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डिफेंस मिनिस्ट्री साइन MOU विद बैंक ऑफ बड़ौदा एंड HDFC अंडर स्पर्श इनिशिएटिव। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया है, MOU साइन किया है। किसके साथ किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड HDFC के साथ किया है। अंडर विच इनिशिएटिव, अंडर स्पर्श इनिशिएटिव। स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, TeraPay पार्टनर विद NPCI टू एनेबल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन वाया UPI। सो TeraPay ने NPCI के साथ पार्टनरशिप किया है। किस लिए किया है, टू इनेबल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। किसके थ्रू होने चाहिए, वो वाया UPI होने चाहिए। ओके, सो ये ध्यान में रखना है किसने किसके साथ पार्टनरशिप किया है और उसके थ्रू क्या होने वाला है, वो ऑब्जेक्टिव भी आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट वन है नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन साइन एन एग्रीमेंट विद ICICI बैंक फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे NMDFC जो है उसने एग्रीमेंट साइन किया है ICICI बैंक के साथ। किस लिए साइन किया है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे आप लोगों को NMDFC का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है और उसने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है, तो वो ICICI बैंक के साथ किया है। और किस लिए किया है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट वन है महिंद्रा फाइनेंस पार्टनर विद CRIF सोल्यूशन फॉर क्विकर लोन अप्रूवल्स। सो महिंद्रा फाइनेंस ने पार्टनरशिप किया है CRIF सोल्यूशंस के साथ, जिसके थ्रू क्विक लोन को अप्रूवल दिया जाएगा। नेक्स्ट है मुथूट फाइनेंस कॉर्प पार्टनर विद IME इंडिया फॉर मनी ट्रांसफर सर्विस टू नेपाल। सो मुथूट फाइनेंस कॉर्प ने क्या किया है, पार्टनरशिप किया है IME इंडिया के साथ, जिसके थ्रू मनी ट्रांसफर सर्विस जो है जो नेपाल को पैसा भेज सकते हैं उस सर्विस के लिए उन दोनों ने जो है पार्टनरशिप किया है। PSU बैंक टू ओपन अबाउट 300 ब्रांचेस इन अनबैंक एरिया बाय December 2022। सो PSU बैंक जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है कि वो 300 ब्रांचेस जहाँ पे बैंक्स नहीं है वहाँ पे ओपन करेगी बाय December 2022। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना होगा, पूछा जा सकता है कि अबाउट हाउ मेनी ब्रांचेस या फिर कब तक वो ओपन करने का प्लान कर रही है। देन है PNB MetLife हैज लॉन्च अ न्यू ULIP। व्हाट इज ULIP, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। सो न्यू यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जो है लॉन्च किया है PNB MetLife ने। नेक्स्ट है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च रेनबो अकाउंट फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी।
अगेन इंपॉर्टेंट, ईएसएफ एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसने जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए रेनबो अकाउंट जो है ओपन किया है। ओके, सो रेनबो अकाउंट किसने लॉन्च किया है? ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है। फॉर किस लिए किया है? फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए किया है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। आईडीएफसी फर्स्ट पार्टनर विद ओएनडीसी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ऑन बाई सेल साइड एप्लीकेशन। यहाँ पे ओएनडीसी का फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि आईडीएफसी बैंक ने पार्टनरशिप किसके साथ किया है? ओएनडीसी के साथ किया, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट है डीबीएस पार्टनर विद सैंडबॉक्स टू लॉन्च डीबीएस बेटर वर्ल्ड। सो डीबीएस बैंक ने पार्टनरशिप किया है सैंडबॉक्स के साथ, जिसके थ्रू वो डीबीएस बेटर वर्ल्ड को लॉन्च करेगा। देन है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। ये ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि एचडीएफसी बैंक ने जो है लॉन्च किया है क्लिक टू प्रोटेक्ट इस सुपर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को। ओके, नेक्स्ट है एसबीआई सरपास 5 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट। एसबीआई ने जो है 5 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल को सरपास किया है, तो आपको पूछा जा सकता है कि कौन से बैंक ने किया है, तो वो एसबीआई है, और कितना अमाउंट किया है? 5 ट्रिलियन, ध्यान में रखना होगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंट्रोड्यूस डिजिटल वॉइस एजेंट टू ट्रैक अ क्लेम स्टेटस। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया है डिजिटल वॉइस को, डिजिटल वॉइस एजेंट को, जिसके थ्रू जो ट्रैक किया जाएगा, जो स्टेटस है, जो क्लेम किया हुआ स्टेटस है, उसको ट्रैक किया जाएगा। ओके, सो ये किसने लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने किया है डिजिटल वॉइस एजेंट को। ओके, नेक्स्ट है एसबीआई वी केयर एफडी स्कीम एक्सटेंडेड टिल March 31, 2023। सो एसबीआई वी केयर एफडी स्कीम जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है टिल March 31, 2023। एसबीआई कोलैबोरेटेड विद रिमेटली फॉर सिक्योर एंड इजी रेमिटेंस टू इंडिया। सो एसबीआई ने कोलैबोरेट किया है रिमेटली के साथ, जिसके थ्रू वो क्या करेगा? सिक्योर और इजी करेगा रेमिटेंस को इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगापुर सेंट्रल बैंक पार्टनर विद इंडिया आईएफएससीए इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी टू परस्यू फिनटेक इनोवेशन। सो फिनटेक इनोवेशन को परस्यू करने के लिए सिंगापुर जो सेंट्रल बैंक है उसने क्या किया है? इंडिया का जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी है उसके साथ जो है पार्टनरशिप किया है। सो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक विल डिवोट एटलीस्ट 14 बिलियन through 2025 to ease a worsening food crisis in Asia Pacific। So एशिया पैसिफिक में जो फूड क्राइसिस हुआ था उसको हेल्प करने के लिए, वो जो तकलीफ है वो दूर करने के लिए, वो फूड क्राइसिस को दूर करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $14 बिलियन जो है 2025 तक वो क्या करने वाला है? देने वाला है एशिया पैसिफिक में। ठीक है, सो आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मैंडलियोंग फिलीपींस में है, और ये कब तक देने वाला है? 2025 तक। कितना देने वाला है? $14 बिलियन, एटलीस्ट इतना अमाउंट वो देने वाला है। ठीक है, सो ये थी क्विक न्यूज़। आज का जो सेशन था उसमें हम लोगों ने सितंबर बेस सारे इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ थे वो पहले आप लोगों को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया, देन कुछ क्विक न्यूज़ थे जो अगेन इंपॉर्टेंट थे, वो हम लोगों ने क्विकली रिवाइज किए। सो आई होप आपका सेशन आज का सेशन आप लोगों को कंप्लीटली समझ आया होगा। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग पार्ट 2 होने वाला है। उस पार्ट 2 में हम लोग अक्टूबर एंड नवंबर मंथ के बैंकिंग अवेयरनेस को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस है वो मैंने आपको जो भी रिकमेंड किया है उनका सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती हूँ, तो आप उसको ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है, एंड इन सभी सेशन का अगर आपको ई बुक चाहिए तो आपको कोचिफाई का एप्लीकेशन से ई बुक अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हो, रिवाइज कर सकते हो बिफोर योर एग्जामिनेशन। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।